नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अफगान मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। उस खबर में कितनी सच्चाई है आपको मैं बताऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि जिस गुनहगार की वजह से एमपी के रायसेन में भारी बवाल मचा हुआ है उसकी मदद करने वाले कौन हैं, और यह भी बताऊंगा कि कैसे एक लापरवाह तंत्र होनहार खिलाड़ी की जान पर भारी पड़ गया। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल राठर की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें कि वो बार बार पैसों की मांग कर रहा है। ये चैट आदिल के फोन से डिलीट कर दी गई थी और चैट में आदिल लगातार एडवांस सैलरी की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है और जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया होगा। उधर फिदायीन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था और सूत्रों के मुताबिक उसने 10 नवंबर को कार बम धमाके से पहले उमर को नूह में अपने घर में रिश्तेदार के तौर पर रुकवाया था। मुंबई के 252 करोड़ रुपए के ड्रग केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी से आज पूछताछ की जा रही है। एंटी नारकोटिक सेल के दफ्तर में कई घंटों से औरी से पूछताछ जारी है और इससे पहले मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर एंटी नारकोटिक सेल के सामने पेश हुए थे। इस केस में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के दावों की जांच की गई है और सलीम शेख ने पूछताछ के दौरान कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के नाम लिए। यूपी के हरदोई में गूगल मैप से भटकी कार हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली से आए शख्स की कार तंग गलियों से होते हुए तालाब में जाकर फंस गई और फिर अचानक उसमें आग लग गई। गाड़ी के साथ साथ उसमें रखा लैपटॉप, मोबाइल और लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। कार चला रहे शख्स ने गूगल मैप पर दोस्त के घर का पता डाला था, लेकिन मैप ने गलत रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते उसकी कार एक तालाब में जाकर फंस गई और कार के अगले पहिए फंस गए और उसे निकालने के प्रयास के दौरान आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। बर्थडे केक काटने के दौरान अबुल रहमान नाम के युवक को उसी के 5 दोस्तों ने आग लगा दी। मामला मुंबई के कुर्ला बेस्ट और कोहिनूर सिटी सोसाइटी का है। सोसाइटी के सीसीटीवी में आग की लपटों में घिरा अबुल दिख रहा है और वारदात 24 नवंबर की रात 12 बजे की है। अबुल को उसके 5 दोस्त अयाज मलिक, अशरफ मलिक, कासिम चौधरी, हुजैफा खान और शरीफ शेख ने सेलिब्रेशन के लिए बिल्डिंग के नीचे बुलाया। जब वो केक काट रहा था उसी दौरान उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया और आग लगा दी गई। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वारदात की वजह क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में आज 150वां संविधान दिवस मनाया गया और इस मौके पर पक्ष विपक्ष की एकता की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता एक ही मंच पर थे और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और उससे जुड़े अनुभवों को साझा किया। 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान अपनाया था, जो 26 जनवरी 2050 से लागू हुआ। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। बिहार के गृह विभाग ने 400 कुख्यात अपराधियों की पहचान की है और इस लिस्ट में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया के नाम शामिल हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट जैसे ही आदेश जारी करेगी अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और बिहार में यूपी की तर्ज पर महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनेगा। उधर आरजेडी नेता अबुल बारी सिद्दीकी ने 400 अपराधियों की लिस्ट पर कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ ढोल पीटते हैं, कोई काम नहीं करता। असल में जंगल राज 2005 से तो शुरू हुआ है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में भीषण बाढ़ ने 10 लोगों की जान ले ली, 6 लोग लापता हैं। कुदरत का कहर सुमात्रा द्वीप पर टूटा। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जो अपने साथ खेत, खलिहान, मकान, सामान सब बहा ले गई। बाढ़ का पानी बस्तियों में घुस आया, लोग मलबे में दब गए और कई तो सैलाब में बह गए। अब तक 10 शव निकाले जा चुके हैं। करीब 2000 घरों और इमारतों के जलमग्न होने की खबर है। इंडोनेशिया में अक्टूबर से मार्च के बीच भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। यूपी के मैनपुरी में 6 साल की बच्ची को डंपर ने रौंद डाला। सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बालू से भरे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में कितनी जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 6 साल की गोरांशी की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि स्कूटी चला रही उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। डंपर ड्राइवर को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिवार को खबर मिलते ही लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे और बेटी गोरांशी का शव देखकर मां वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। हरिद्वार के पिरान कलियर इलाके में प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से बनाई गई मजार को जमींदोज कर दिया। यह अवैध मजार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी और इस पर प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था। जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो आज धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन करने पहुंच गया और अवैध तरीके से बनी इस मजार को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह का गैर कानूनी निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम सरकार बहुविवाह पर पाबंदी लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल के भीतर ही मार डाला गया है? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के ऑर्डर पर इमरान खान की हत्या हो चुकी है? इस वक्त इन सवालों को लेकर पाकिस्तान के भीतर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। रावलपिंडी की जिस अडियाला जेल में इमरान खान कैद हैं, उसके बाहर इमरान की पार्टी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। जोरदार हंगामा चल रहा है। कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कम से कम इमरान खान के परिवार वालों को उनसे मिलने दिया जाए ताकि उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए कि इमरान खान के साथ किसी तरह की साजिश नहीं हुई है। लेकिन शहबाज सरकार के प्यादे उनकी एक नहीं सुन रहे। उल्टे इन्हीं कार्यकर्ताओं पर, इमरान के परिवार वालों पर पुलिस एक्शन ले रही है। उन्हें पकड़ पकड़ कर दूसरे जेलों में ठूसा जा रहा है। वैसे तो पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के परिवार वाले और करीबियों को उनसे नहीं मिलने दिया गया है, लेकिन आज इन सब के लिए सब्र का बांध इसलिए टूट गया क्योंकि अफगान मीडिया के हवाले से एक बहुत सनसनीखेज खबर आई, जिसमें कि यह दावा किया गया कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है। और इसके बाद तो जैसे अडियाला जेल के सामने तांडव शुरू हो गया। इमरान की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कल से लेकर आज तक किस तरीके से अडियाला जेल के बाहर जो इमरान के समर्थक हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके वकील हैं, सब बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने अफगानी मीडिया के हवाले से आई खबर को तो खारिज कर दिया है, लेकिन अभी भी इमरान की हालत को लेकर कोई पक्की जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। और इसी वजह से डर के साथ साथ लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। और तो और इमरान की बहनों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसके चलते इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुनीर और शहबाज की ज्यादती देखिए कि पहले तो बहनों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया और जब बहनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें घसीटा, लाठियां भांजी और हिरासत में ले लिया। उनकी बहन का यह भी दावा है कि उन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया और सड़क की दूसरी तरफ ले जाकर मैदान में फेंक दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर आप इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इमरान की पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार किसी कीमत पर इमरान खान को चुप कराना चाहती है, क्योंकि इमरान सरकार लगातार सेना और उसके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते आए हैं। इसीलिए पहले उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया और अब उनको लेकर इस तरह की एक डरावनी खबर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के भीतर मुनीर और उनका पूरा कट्टरपंथी गैंग इमरान की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और आप खुद ही सुन लीजिए कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी जैद हामिद जो कि सरेआम में बोलता रहा है कि इमरान खान को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तो इमरान खान की मौत को लेकर अफगानी मीडिया के दावे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। पाकिस्तानी पत्रकार जाहिर है कि सीधे सीधे शहबाज और मुनीर से तो सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन पाक मीडिया में भी इस बात को बहुत मजबूती से रखा जा रहा है कि इमरान के ऊपर ज्यादती करने में पाक सरकार ने कभी कोई कमी नहीं की। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है इमरान को। तो शरीफ परिवार इमरान खान से कितनी नफरत करता है, कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसे कई मौके आए हैं जब आज के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने
इमरान खान को भर करके जी भर के कोसा है। और आज जब इमरान खान की हालत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है तो नवाज शरीफ का वो बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो इमरान खान को पाकिस्तान की सारी परेशानियों के लिए एक तरीके से दोषी ठहरा रहे हैं। तो इमरान खान और उनके हजारों समर्थक ये दावा करते हैं कि इमरान को पाकिस्तान की सत्ता से हटाने के लिए चुनावों में बड़ी धांधली हुई थी। शरीफ परिवार ने मुनीर के साथ मिलकर वोटों का फर्जीवाड़ा किया था और इमरान के इस दावे में भी दम दिखता है, क्योंकि शहबाज सरकार में मुनीर ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। सैन्य प्रमुख मुनीर को शहबाज ने भारत से मिली हार के बाद भी फील्ड मार्शल बना दिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं शरीफ परिवार का कर्ज चुकाने के लिए मुनीर ने इमरान की जान तो नहीं ले ली। और इमरान की जान को लेकर ये जो सारी बातें हो रही है उसके पीछे जो वजह है उसको समझिए। एक दो नहीं बल्कि तीन तीन वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से इस अफवाह को कहिए या इस सच को, जो पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इमरान की हत्या हुई है या नहीं हुई है, इमरान जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं, किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये बातें कैसे जोर पकड़ रही है इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इमरान के जो वकील हैं उनका कहना है कि पिछले 23 दिनों से उनको मिलने नहीं दिया गया है इमरान खान से, जबकि एक वकील के नाते उनका अधिकार बनता है कि वो अपने जाकर के अपने क्लाइंट से मिलें। लेकिन जब वो बार बार कोशिश करते रहे मिलने की, लेकिन बार बार उनको इसके लिए एक तरीके से उनकी अर्जी ठुकरा दी गई है। उसके बाद जब वकील से मुलाकात नहीं हो पाई इमरान की, तो इमरान के पार्टी के लोग सामने आए और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका की नाम है सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि उन्होंने भी इमरान खान से मिलने की कोशिश की। वो अडियाला जेल गए और एक बार नहीं बल्कि 7 बार कोशिश की। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 7 बार कोशिश की इमरान खान से मिलने की, लेकिन 7 बार उनकी अर्जी ठुकरा दी गई और उनको नहीं मिलने दिया गया। सोचिए कि एक चीफ मिनिस्टर को, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है पिछले 3 हफ्ते से। जब ये बात पार्टी के लोगों को पता लगी, परिवार के लोगों को पता लगी कि भाई न तो वकील को मिलने दिया जा रहा है, न तो चीफ मिनिस्टर को मिलने दिया जा रहा है, आखिर मामला क्या है। फिर उनकी जो 3 बहनें हैं वो 3 बहनें सड़क पे आईं। 3 बहनों ने अर्जी लगाई, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उनको मिलने देने की बात तो छोड़िए, उनका कहना है कि उनके बाल पकड़कर घसीटकर उनको मैदान में दूसरी तरफ ले जाकर फेंक दिया गया। सोचिए कि ये सारी बहनें उनकी 70 साल 75 साल की उम्र की पार की हैं और उनके साथ वहां शहबाज की पुलिस और पंजाब पुलिस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है उसको देखते हुए वहां के लोगों को, उनके समर्थकों को लग रहा है कि निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई साजिश है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इमरान खान से आखिर नहीं मिलने देने को लेकर ये सरकार इतनी एडमेंट क्यों है, इतनी क्यों अड़ी हुई है। और ये सारी ये तीनों वजह है जो कि इमरान खान को लेकर जितनी चर्चाएं चल रही है उसको उसमें आग में घी की तरह काम कर रही है। और ये चर्चा या अफवाह या इसको जो भी कहें, सच, ये जो कुछ भी है, ये तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। और अडियाला जेल के सामने लगातार जो इमरान के समर्थक हैं वो वहां अड्डा जमाए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पुलिस वालों के साथ उनकी भिड़ंत भी हो रही है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में रायसेन की पुलिस पर आज क्यों पत्थर बरसने लगे। शहर के गौहरगंज इलाके में गलियों में भीड़ अचानक से पुलिस के खिलाफ हो गई और उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी गिरफ्त के बाहर है, लेकिन आक्रोशित हो गए हैं तमाम लोग। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब पथराव शुरू हो गया है। पुलिस बल पर तमाम जो स्थानीय लोगों की नाराजगी थी पहले, और अब वो आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में तब्दील हो गया है। देखिए फिर से पत्थर आने शुरू हुए, फिर से पत्थर आ रहे हैं। स्थानीय लोग जो है वो पत्थरबाजी यहाँ पर तेजी से चल रही है। आप देखिए पुलिस नजदीक जाने से भी डर रही है और स्थानीय मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया के लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। तो हंगामा तब मचा जब रेप के आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मौके से हटाने की कोशिश की।
जुबानी तौर पर समझाने के बाद जब प्रदर्शनकारियों को लाठी के दम पर हटाने की या खदेड़ने की कोशिश की गई तो लोग भड़क गए और रायसेन रेप कांड में पुलिस के ढीले रवैये ने उनकी नाराजगी पहले ही बढ़ा रखी थी और जब ये पुलिस ने ज्यादती की या पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो उनका गुस्सा और भड़क गया। वारदात के 5 दिन गुजरने के बाद पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि आरोपी सलमान कहां छिपा हुआ है। उल्टे आरोपी के खिलाफ हर दिन इनाम की रकम बढ़ाई जा रही थी। 10,000 से शुरू हुई रकम 30,000 तक पहुंच गई। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि कहीं उनसे कार्रवाई के नाम पर ज्यादा इनाम बटोरने के चक्कर में तो नहीं है पुलिस, और इसी बात ने एक तरीके से आग में घी का काम किया। हमारी छोटी सी हिंदू बच्ची जिसके साथ एक विधर्मी जिहादी ने बलात्कार किया, उसको जब तक फांसी नहीं होगी, उसको सजा नहीं मिलेगी, तब तक जारी रहेगा और प्रशासन जल्दी जल्दी पकड़े और उसका एनकाउंटर हो, यह पूरा हिंदू समाज की मांग है। जो बच्ची से घटनाक्रम हुआ, एसपी को मुख्यमंत्री ने हटा दिया है। लापरवाही मानते हैं आप? पुलिस की लापरवाही थी इस पूरे मामले में, केस दर्ज होने में देरी हुई, एक्शन लेने में देरी हुई। बिल्कुल, अगर घटना के 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होती तो शायद आज वो जो जिहादी था वो पुलिस की पकड़ में होता। तो उसके कारण कहीं ना कहीं लापरवाही तो रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन पर जिन्होंने लापरवाही करी है इस गंभीर घटना में, उन पर कार्रवाई सब पे होना चाहिए। तो इधर रायसेन पुलिस का दावा है कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 20 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रायसेन के आसपास के जंगलों को भी छाना जा रहा है और अब प्रदर्शनकारियों के गुस्से के बीच रायसेन के डीआईजी ने नवभारत संवाददाता से बातचीत की और इस मामले में उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है। प्रयत्न हम लोग पूरे कर रहे हैं, दिन रात लग के कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे अधिकारी स्टाफ रात दिन लगे हुए हैं, सारे इनपुट्स हैं तमाम। हम सीसीटीवी कैमरों का फुटेज एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों से इनके जितने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, जहाँ जहाँ काम करता था, जहाँ जहाँ जाने की संभावना है, सारे लोगों को हमने टच किया है। वो सब कार्य हमने काफ़ी कुछ आगे तक बढ़ा है, हमें काफ़ी आगे इनपुट भी है हमारे पास। उसके हिसाब से हम कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी है, सारा हम करेंगे इसमें। तो रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात 21 नवंबर की शाम की है और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान आरोपी सलमान उसे चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। गांव वालों ने जब बच्ची को तलाशना शुरू किया तो जंगल में खून से लथपथ और बेसुध हालत में मिली। डॉक्टर्स ने रेप की पुष्टि कर उसे तुरंत इलाज के लिए भोपाल ले जाने को कहा, लेकिन 1 घंटे इंतजार के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं आ पाई। इसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ती देख करके परिवार वाले उसे प्राइवेट गाड़ी में भोपाल लेकर गए। सिस्टम की इस लापरवाही पर भी लोगों का गुस्सा एक तरीके से बना हुआ था और रही सही कसर पुलिस के रवैये ने पूरी कर दी। तो 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 और 25 नवंबर चारों दिनों स्थानीय लोग और हिंदू संगठन आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे और पुलिस हर दिन आश्वासन देकर उनका प्रदर्शन खत्म करवाती रही। 5 दिन में भी आरोपी की गिरफ्तारी जब नहीं हुई तो इस नाराजगी में मंडी द्वीप में 10 किलोमीटर का एक चक्का जाम लगा दिया गया और यह खबर 25 नवंबर की रात सीएम मोहन यादव तक भी पहुंची। इसके बाद उन्होंने रायसेन के एसपी को फटकार लगाई और उन्हें एक तरीके से सस्पेंड कर दिया, आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई के बाद भी स्थानीय लोगों की नाराजगी गई नहीं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा हो, उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो और आरोपी की मदद करने वाले शख्स पर भी सख्त कार्रवाई हो। उसके परिवार को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने से रोका जाए। ये सारी मांगों को लेकर के वहां के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के जमीन आसमान एक करने के बावजूद आरोपी सलमान शिकंजे में क्यों नहीं आ रहा? क्या किसी ने उसे पनाह दे रखी है? हिंदू संगठन इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो सलमान जैसे जघन्य आरोपी को भी अगर जो लोग मदद पहुंचा रहे हैं उनके साथ अगर पुलिस किसी तरह की नरमी बरत रही है तो यह भी गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कहां भ्रष्ट सरकारी तंत्र का पोल एक होनहार खिलाड़ी पर मौत बनकर गिर पड़ा।
तो हर बार जब ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों का मौसम आता है तो हमारे मन में सवाल उठने लगता है कि 140 करोड़ का भारत, इतना बड़ा देश, और बड़े खेल के मौकों पर ठीक से 14 पदक भी नहीं जीत पाता। क्या हम में वो काबिलियत नहीं है जो अफ्रीका जैसे छोटे से देश बुरुंडी और 41 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया तक जैसे देशों में? तो इस सवाल का जवाब उस तस्वीर में है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी कि भ्रष्ट तंत्र के साथ हम कब तक समझौता करते रहेंगे और इसी तरह से मरते रहेंगे। हरियाणा के रोहतक में 16 साल का होनहार खिलाड़ी हार्दिक राठी बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि हार्दिक बास्केट के रिंग तक बार बार जंप करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो एक बार बास्केट के रिंग से लटक जाता है, जो कि प्रैक्टिस का एक सामान्य तरीका है, हिस्सा है। और इसी दौरान बास्केटबॉल का पूरा पोल टूटकर सीधे उसकी छाती पर आ गिरता है। साथ में जो प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी थे वो भाग कर आते हैं, पोल को हटाते हैं, लेकिन बजनी पोल के नीचे दबकर हार्दिक की मौके पर ही मौत हो चुकी होती। हार्दिक राठी उभरता हुआ खिलाड़ी था, स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल चुका था, कई मेडल जीत चुका था, लेकिन नकारा और भ्रष्ट सिस्टम ने उसकी जान ले ली। और आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि यह अकेला वाकया नहीं है। हरियाणा के ही बहादुरगढ़ में इसी तरीके से पोल गिरने से 15 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी, एक और खिलाड़ी की मौत हो गई। स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान जर्जर पोल टूटकर अमन के ऊपर सीधे गिर पड़ा, जिससे उसके पीठ पर और पेट पर बहुत गंभीर चोटें आई। और अमन को जब स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, गंभीर हालत में लेकर वहां लोग पहुंचे, उसके बाद उसको रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बावजूद इसके अमन को नहीं बचाया जा सका। ये दो तस्वीरें हरियाणा के उस लचर सिस्टम पर करारा तमाचा की तरह है, जिस हरियाणा का नाम वहां के खिलाड़ी, वहां के नौजवान रोशन करते रहे हैं। दुनिया के हर खेल में जहां के बच्चे मेडल जीतते रहे हैं, उसी हरियाणा में सरकारी करप्शन ने 2 नौजवान और होनहार खिलाड़ियों की 2 दिन के भीतर जान ले ली। अब जांच होगी, एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाएगा, कुछ अफसर नपेंगे, फिर मंत्री संतरी अफसर उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। जो रोहतक से लेकर बहादुरगढ़ तक हुआ वो फिर कहीं दोहराया जाएगा। जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुनिए। मैं आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूटकर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला, हाँ, उसकी पूरी जानकारी। तो सीएम साहब पहले जानकारी लेंगे, फिर एक्शन लेंगे, लेकिन यह भी बताएंगे कि क्यों नहीं वक्त पर पोल बदला गया। भाई, यह कौन बताएगा? बास्केटबॉल पोल की मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही थी? बास्केटबॉल पोल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों नहीं जिम्मेदार अफसरों को पोल गाड़ने के बाद दोबारा उसको देखने की जहमत उठाई? जिस पोल ने 16 साल के होनहार खिलाड़ी की जान ले ली, उसकी हालत देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। आपको एक बार की लगेगा कि भाई, मतलब यहां का पूरा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, और इस नकारा सिस्टम को देखकर आपका एक बार की खून खौल जाएगा। हमारे सहयोगी गौरव ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। ये सड़ा हुआ बास्केटबॉल का पोल, ये लगी हुई जंग दरअसल सरकारी व्यवस्था में लगी हुई जंग को दिखाता है, जिसने हरियाणा के एक होनहार खिलाड़ी जो कि 16 साल का हार्दिक था, उसकी जान ले ली। और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बास्केटबॉल का पोल सड़ चुका था, जिसे 2 से 3 साल पहले बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो बदला नहीं गया। आप देखिए, अब मैं हाथ से छूकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पोल है और इसकी हालत देखिए। अगर इसको आप हाथों से तोड़ेंगे, ये देखिए, ये लोहा इतना गल चुका है कि ये हाथों से टूट रहा है और टूट कर गल रहा है। ये देखिए, ये तो अगर इस तरीके के हालात पर कोई भी खिलाड़ी खेलेगा तो जाहिर तौर पर उसकी जान पे बनाएगी। और कल यानी कि मंगलवार को जब तकरीबन 10 सवा 10 के बजे के आसपास हार्दिक अपने साथियों के साथ इस बास्केटबॉल
के कोर्ट में मौजूद थे और जब यहाँ पर वो बॉल को इस बास्केट में डालते हैं तो उसके बाद ये सड़ा हुआ जो पोल है वो एकदम से उखड़ कर जो है नीचे आ जाता है। और आप देखें तकरीबन 4 फीट गहरा गड्ढा जो है इस तरह के ट्रेडिशनल बास्केटबॉल पोल के लिए किया जाता है, लेकिन आप देखें तो ये पूरा जंग से भरा हुआ है। ये देखिए, ये टुकड़े देखिए, और ये जिस तरीके से बिखरा हुआ है, इसी तरह से शायद सरकार में जंग लगी है और युवाओं के सपने बिखरे हुए हैं। लेकिन आप हालात देखिए, ये देखिए, ये हालात देखिए आप यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से बेस से टूटता है और उसके बाद पलटता है और सीधा आकर जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो हार्दिक की छाती पर आकर गिरता है, जिसके बाद उनकी तुरंत मौत हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में एक और चीज आप गौर करिए। आप जो ये पोल देख रहे हैं, इस पोल में जो पाइप लगाया गया है उसकी मोटाई देखिए आप, जिसको गेज बोलते हैं। ये इतना पतले गेज का इतना पतला पाइप है कि इसको इस तरह के बास्केटबॉल के पोल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये देख करके भी आपको हैरानी होती है। और जो अमन या हार्दिक कर रहा था, पोल से जो लटकने की, जो रिंग से लटकने की जो प्रैक्टिस कर रहा था, ये बहुत सामान्य सी प्रैक्टिस है। जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि इसे डंक शॉट कहा जाता है। और जो डंक शॉट होता है उसमें हवा में उछलकर इस तरीके से उसको बॉल को अंदर डाला जाता है कि उस समय जो खिलाड़ी है, आप देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, वो करीब करीब उसकी हाइट जो है उसके बराबर होती है। वो तस्वीरें भी देखिए आप, समझिए। और कई बार जब वो नेट में जो है वो बॉल डालने में कामयाब हो जाता है बास्केट में, तो इसका जश्न मनाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए उस रिंग में लटकता भी है। और इंटरनेशनल मैचेस में या जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो खेल हैं उसमें तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी सवा 6 फीट 6.5 फीट के होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, 100 किलो के होते हैं। और वो देखिए कैसे लटक जाते हैं उसमें। और रिंग की पोल की बात तो छोड़िए, रिंग भी नहीं टूटता, टेढ़ा भी नहीं होता। और यहां सोचिए कि एक 60-65 किलो का बच्चा, 16 साल का होनहार नौजवान उस पोल से जैसे ही लटकता है, पूरा का रिंग टूटती तो एक बात की, एक मिनट के लिए कुछ और बात मानते, पूरा का पूरा पोल ही टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है। मतलब कौन यकीन कर सकता है कि यह व्यवस्था इतनी सड़ी हुई भी हो सकती है। और यह हालत तब है जब सरकार की तरफ से बाकायदा फंड मिलता है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एमपी फंड से 11 लाख रुपए मंजूर हुए थे इसी बास्केटबॉल कोर्ट के लिए। 2 महीने पहले टेंडर भी हुआ था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जान गंवाने वाले हार्दिक के भाई का कहना है कि कई बार खेल विभाग से मिले, पोल की मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोई 11 लाख रुपए बता रहे हैं कि आज से 2 साल पहले एमपी कोटे से सैंक्शन हुए थे और 2 महीने पहले इसका टेंडर हुआ था। लेकिन 2 महीने हो गए टेंडर को, तब से लेकर अब तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। कम से कम 10 बार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से लगा लो 10 बार मिल चुके हैं इस मामले में। हमारे कोच साहब हैं ये मोहित राठी जी, कई बार मिल चुके हैं, कम से कम 10 बार नॉलेज में डाल। तो सोचिए एक कैसा नकारा सिस्टम है कि 10-10 बार, उनके भाई कह रहे हैं कि 10-10 बार जाकर उन्होंने कहा होगा। और ये कोई बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि गांव के नुक्कड़ पर खेलने वाले बच्चे हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर खेलने वाले बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, कितने मेडल जीत चुके थे। और उनके गांव में, और इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव से कम दर्जन भर ऐसे बास्केटबॉल खिलाड़ी निकल चुके हैं जो या तो स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। मतलब जिस गांव में इतनी प्रतिभा हो, जिस गांव के बच्चों में इतनी संभावना हो, उस गांव में व्यवस्था इतनी लचर, इतनी 2 कौड़ी की होगी। एक बार की सोच के आपको हैरानी होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपना होनहार बेटा खो दिया। पोल की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन क्या इस परिवार को उसका बेटा वापस मिलेगा? देश का एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी खत्म हो गया सरकारी लापरवाही से।